अब निगाहें शपथ ग्रहण समारोह की तरफ हैं। कल शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इस बीच कई तरह की और भी खबरें आ रही हैं और अभी एक ताजा जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज ये कि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एक बड़ा दावा कर दिया है। केसी त्यागी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है बीजेपी के साथ रहेंगे। नीतीश जी ने कह भी दिया है कि नहीं अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चर्चा लगातार हो रही है कि 2-4-5 महीने बाद अभी देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। नहीं, ऐसी सारी चर्चाओं अफवाहों पर विराम लगना चाहिए। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। कल भी नीतीश कुमार जी बहुत कैटेगरिकली थे कि हम दाएं बाएं कहीं नहीं, अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसी को मजबूत करेंगे। चर्चाएं तो क्या, सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री के ऑफर दे रहे हैं, यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहाँ से आ गया और किसने दे दिया सर? इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। सर ये कब हुआ है? क्योंकि कल तो नीतीश जी ने कह दिया है कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसके बाद में कहीं कुछ और तो नहीं चलने लगा? रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये चर्चाएं शुरू हुई और उसी बीच में इस तरह के ऑफर कांग्रेस के और सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से आने शुरू हुए। तो सर क्या ये कह रहे हैं आप कि नीतीश जी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया है क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा? नहीं, हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। और नीतीश कुमार जी तो कल बहुत कैटेगरिकली थे कि यहाँ से अलग होने का, कहीं जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये प्रस्ताव वो लोग दे रहे थे जिन्होंने नीतीश कुमार को संयोजक के योग्य भी नहीं समझा था। तो सर अब जो ऐसे में क्या ये कह सकते हैं कि एनडीए में जो पिछली बार जेडीयू कुछ मनमुटाव हो गया था कि जितनी सीटें चाह रहा था वो नहीं मिली थी, नहीं शामिल हुआ था, इस बार मंत्रिमंडल में भी शामिल होगा और पूरे 5 साल तक सरकार? इसको नीतीश कुमार जी कल कन्फर्म कर चुके हैं। मंत्रिमंडल का हिस्सा भी होंगे, जनहित के काम भी करेंगे, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रयास करेंगे और सरकार की म्याद 5 साल पूरी रहे, इसके लिए भी प्रयास होगा। तो अभी की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद यह दावा किया कि इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर दिया गया था। नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए कहा गया था। दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये अंकित की बातचीत आप केसी त्यागी के साथ सुन रहे थे। अंकित, तो जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिल सकता है इंडिया अलायंस की तरफ से, ये बात आपकी इस बातचीत में साफ हो गई कि हां ऑफर दिया गया था उन्हें? बिल्कुल अखिलेश, ये पहली बार एबीपी न्यूज पर हमने जो है अपने दर्शकों को बताया है कि जो कयास लग रहे थे, जो चर्चाएं हो रही थी, वो निराधार नहीं थी। बाकायदा इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से और केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनकी तरफ से ये नीतीश कुमार को प्रपोजल दिया गया था कि आप अगर हमारे साथ में आते हैं तो हम आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था और बाकायदा केसी त्यागी ने इस बात का जिक्र किया है कि ये इंडिया गठबंधन वो है जिसकी नींव नीतीश कुमार ने डाली थी, लेकिन उनको जो संयोजक बनाने तक को तैयार नहीं था। अब वही इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को जब प्रधानमंत्री का पद का ऑफर दे रहा था तो नीतीश कुमार ने साफ कहा कि अब हम एनडीए का हिस्सा हैं और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को पहली बार पुख्ता तौर पर अब ये जानकारी दे रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया था प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से ही जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 2 सांसद बन सकते हैं मंत्री। ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम संभव है। एबीपी न्यूज से बातचीत में रामनाथ ठाकुर ने यह कहा कि निमंत्रण का इंतजार आएगा तो बताएंगे। तो जेडीयू के ललन सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। यह सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जेडीयू कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चूंकि नीतीश कुमार इस बार बीजेपी सरकार के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐसे में जेडीयू को आखिर कितने मंत्रिमंडल में कितने पद दिए जाएंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। और इस बीच ये एक अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एबीपी न्यूज से रामनाथ ठाकुर ने यह बात खुद कही है। जेडीयू के 2 सांसद मंत्री बन सकते हैं, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम इसमें सबसे आगे। निमंत्रण का इंतजार, जैसे ही ये निमंत्रण हमें मिलेगा हम बताएंगे, ये बात कही खुद रामनाथ ठाकुर ने।
और इस बार चूंकि बीजेपी की जो सरकार बन रही है वो एनडीए की सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार, तो जाहिर तौर पर गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। उनकी डिमांड भी आ रही है सामने। जेडीयू की ओर से दूसरे मंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह। मंत्री पद को लेकर जेडीयू के ललन सिंह, ये बात नीतीश कुमार तय करेंगे, ये कहना है ललन सिंह का। ब्रेकिंग न्यूज से मंत्री नहीं बनता है, यह भी कहा ललन सिंह ने। ये नीतीश कुमार तय करेंगे कि जेडीयू के कोटे से कौन बनेगा एनडीए सरकार में मंत्री। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर अभी निकले हैं रामनाथ ठाकुर जी। बहुत चर्चा है कि आप मंत्री पद आपको दिया जा रहा है, आप केंद्र में मंत्री बनेंगे। आप तो मेरे भाई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारा संस्कार है कि जो आते हैं यहाँ आए नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए आए, कोई बात नहीं है। जब कुछ होना होगा तो जब आएगा इन्फॉर्मेशन तो आप सबों को मालूम हो जाएगा। अगर आपको मौका मिलता है तो आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि क्या क्या कर सकते? अभी कुछ नहीं है, आने दीजिए, समय आने दीजिए, निमंत्रण आने दीजिए, उसके बाद। आपने सुना रामनाथ ठाकुर जी को, निमंत्रण का इंतजार जरूर है, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, ये देखना अभी बाकी है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कयास तमाम लगाए जा रहे हैं कि इस बार जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनेंगे उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, अच्छे मंत्रालय भी मिल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना यह सरकार नहीं चल पाएगी और डोरे भी दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं नीतीश कुमार को। बिहार से मोदी सरकार में कौन मंत्री बनेगा, इसे लेकर सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला आला कमान का है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपकी मुलाकात भी हुई, आप वहाँ सेंट्रल हॉल में भी थे, क्या बातचीत हुई मंत्रिमंडल को लेकर? कुछ आप लोगों से भी सहमति? ये सब प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम लोग सहयोगी हैं। बिहार के लिए चिंता का विषय है कि कुछ सीटें राजद जीत गई है, आगे के दिनों में उसको भी समाप्त करना, इसका प्रयास करेंगे। ठीक है, अब सवाल है कि जेडीयू एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी है जिसके बिना बीजेपी का काम नहीं चल सकता है, क्या कहेंगे इस पर? बिहार एनडीए और देश का एनडीए एक है और नीतीश जी के सहयोग से ही 1996 में एनडीए का स्वरूप हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार जी का पूरी तरह एनडीए के साथ है। ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जेडीयू इतनी कमजोर हो गई कि संभवतः 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ फालतू की बातें हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं और भाजपा पूरी तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संतुष्ट है। 25 का चुनाव भी पार्टी को तय करना है, पार्टी तय करेगी तो उनके नेतृत्व में लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत किसके पेट में हो रहा है ये जानना चाहता हूँ। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं कि आगे भी नेतृत्व नीतीश कुमार का चलता रहेगा और जेडीयू या बीजेपी के बजाय एनडीए के साथ चुनाव है और एनडीए के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते हैं। ये सुर थोड़े बदले जरूर हैं, लेकिन फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। सहयोगी प्रशांत के साथ नीतीश श्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा की अहम मुलाकात चल रही है। यह मुलाकात कल होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर है। तो अभी की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, मंत्रिमंडल को लेकर मंथन का दौर जारी है। कौन किस मंत्रालय किसे कौन सा मिलेगा, इसे लेकर चर्चा जारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा की बातचीत हो रही है इस बाबत। तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बैठक हो रही है, चूंकि अब सवाल यही है कि इस मंत्रिमंडल की तस्वीर कैसी होगी। नई दिल्ली से जीत हासिल करने वाली सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की जनता को बधाई दी है। जिस तरह का जश्न का माहौल है, कितनी ज़्यादा खुशी है और क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? जी, मैं पहले तो धन्यवाद करती हूँ भारत की जनता का, क्योंकि 60 बरस में एनडीए
पहला गठबंधन है जिनको तीसरी बार भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया है। दिल्ली की जनता की तो हम आजीवन ऋणी हैं। उन्होंने भाजपा का चयन करा है। उनका अगाध विश्वास नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में, मोदी जी के नेतृत्व का प्रतीक है ये जीत। इसीलिए सातों की सातों सीटें उन्होंने भाजपा की झोली में डाली है। मैं और मेरे सभी साथी, हम सभी सातों MP इलेक्ट, हम प्रतिबद्ध हैं मोदी जी के विकसित भारत के इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में। मैम, क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, हमने देखा 2014 में था, 2019 में था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं सफलता नहीं मिल पाती, तो क्या इस बार आपको उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी? मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। इस बार भी आपने देखा था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। रिजल्ट आपके सामने है। हैट्रिक हुई है भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी का चयन करा है दिल्ली की जनता ने, और इसीलिए 2025 में भी आप देखिएगा विधानसभा चुनावों में कमल खिलेगा। आखिरी सवाल छोटा सा कि आप 9 तारीख को संभवतः शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो क्या उम्मीद है कि दिल्ली में से कोई मंत्रिमंडल में शामिल होगा? आपको क्या उम्मीदें हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक की शपथ तीसरी बार ग्रहण करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बासित गुजरात, जिन्होंने मंत्री बनने की इच्छा को लेकर सवाल जो है वो बेहद ही सफाई से टाल दिया, लेकिन जिस तरह की जीत दिल्ली में हुई है, सभी की सातों सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहराया है, और तो उसके बाद जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है उसको लेकर बीजेपी का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें भी निश्चित तौर पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और दिल्ली में सरकार भी बनाएगी। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, अब आप सांसद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस जीत पर आप क्या कहेंगे, किसे देंगे इसका क्रेडिट? इस जीत का क्रेडिट मैं नगीना की महान जनता को देता हूं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे ऊपर भरोसा किया। साथ साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेताओं को देता हूं, जिन्होंने वहां दिन रात मेहनत की, सबसे लोहा लिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का, जिन्होंने बल पैदा किया कि हम भी, हक वंचित समाज के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, थैंक्स मान्यवर काशीराम। वो ना होते, संविधान ना होता, अवसर ना होते, तो मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाता। अच्छा चंद्रशेखर जी, चूंकि इस बार गठबंधन की सरकार है, इस लिहाज से एक एक सांसद बहुत महत्वपूर्ण है, तो चंद्रशेखर आजाद अभी खुद को कहां देखते हैं, किस तरफ देखते हैं? एनडीए की तरफ है, इंडिया अलायंस की तरफ है? कौन आपको भा रहा है, कौन पसंद आ रहा है? देखिए, ना मुझे इंडिया ने मदद की, अलायंस ने, ना मुझे एनडीए ने से मेरा कोई लेना देना है ना। मैं अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार हूं, जो नगीना के लोग हैं उनकी भावनाओं के प्रति। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मुझे वोट किया है। मैं वैचारिक रूप से बीजेपी का कठोर विरोधी हूं, उनकी विचारधारा का। दूसरी बात, देश भर में हमारा संगठन है, उन लोगों के साथ मिलकर हम वैचारिक काम कर रहे हैं, तो हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा पार्टी का एक एमपी अभी है, हम अकेला एमपी उनका पूरे देश के जितने भी मसले होंगे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के, हक वंचित समाज के लोगों, किसानों, मजदूरों के, महिलाओं के, उन सब पे स्टेट में भी जो सरकार है उनसे भी, और पार्लियामेंट में भी जो सरकार बनेगी सबसे सवाल करेगा और जवाब मांगेगा। आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं, इसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। हम जो टैक्स देते हैं वो बजट का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? क्यों जो है हमारे क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं होते? क्यों जो है नगीना में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्यों नगीना में जो है एक भी स्पोर्ट कॉलेज नहीं है? क्यों कोई यूनिवर्सिटी नहीं है? क्यों उद्योग धंधे नहीं लगे हैं? वहाँ के नौजवान रोजगार के लिए कई अन्य अन्य प्रदेशों में जाते हैं। इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से पेट नहीं भरेगा सरकार। आप जो तमाम सवाल पूछे जाएंगे चंद्रशेखर जी, आप जाहिर तौर पर सदन में भी सवाल अब पूछेंगे, अब आप सांसद भी हैं, वहां भी आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आपकी कोई ऐसी मांग, ऐसी कोई डिमांड जो अगर एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग मान लें तो आप उनको समर्थन दे दें? एनडीए के लोग अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए तो भी मैं एनडीए के साथ जाऊंगा सर। अच्छा, मेरी वैचारिक शक्ति मेरी ताकत है। मैं MP MLA बनने के लिए कभी लड़ ही नहीं रहा था। मैं हमेशा अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा था। मेरा वैचारिक शक्ति मेरी पहचान है सर, और इसी वैचारिक शक्ति के जरिए मैं दिल्ली पार्लियामेंट में आया हूँ।
और मैं जिनकी भावनाओं उम्मीदों के साथ आया उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। मेरे खून का एक कतरा कतरा बहुजन महापुरुषों को काम आएगा। ठीक है। ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है सर, इसको खरीदा नहीं जा सकता है। टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है। बहुत अच्छा आपने शब्द बोला, बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली। लेकिन फिर भी एक सवाल का जवाब ये तो दे दीजिए कम से कम कि दो जो खेमे अभी नजर आ रहे हैं, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, किनके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है? अगर भविष्य में कहीं जाना हुआ तो किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? आप मुझसे जबरदस्ती कुछ सुनना चाहते हैं कि भाई मैं किसी पार्टी का नाम ले दूं या किसी अलायंस का, छोड़िए ना। आप मुझसे ये पूछिए कि अब आप करोगे क्या, मैं आपको कुछ बताता हूँ। यही बताइए क्या करिएगा। अगर अब किसी दलित बच्चे का, पिछड़े वर्ग के बच्चे का, आदिवासी बच्चे का, किसी आदिवासी बच्चे का अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोषण होगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मुसलमानों का, तो चंद्रशेखर आजाद आपको लड़ता दिखाई देगा। किसी दफ्तर में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी कर्मचारी का या माइनॉरिटी के मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई कर्मचारी, न्याय पसंद किसी भी जाति कर्मचारी का अगर कोई उत्पीड़न करेगा सोच के जाति धर्म के आधार पे, तो उसको चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आरक्षण संविधान खिलाफ कोई आवाज उठेगी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण का, उसको दिन में तारे दिखा देगा चंद्रशेखर आजाद। इस बात को पार्टियों को, सरकारों को समझना पड़ेगा। वो दिन चले गए? नहीं, तारे तो आप आरक्षण को सर, तारे तो एक तरीके से आपने मायावती जी को भी दिखा दिए हैं, क्योंकि जिस नगीना सीट से आपने बीएसपी वाली सीट झटक ली है, जो दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट माना जाता था, तो क्या अब बीएसपी वाले जो वोटर्स हुआ करते थे, परंपरागत तौर पर उनके साथ रहते थे, जो कहा जाता था, सब अब आपके साथ हैं? आपने क्या उन्हें रिप्लेस कर दिया है मायावती जी को? देखिए, मैं आपको बताता हूं भाई, खाली दलित मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं किया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पाल ने, प्रजापति ने, कश्यप ने, सैनी ने, मौर्य ने, साक्य ने, कुशवाहा ने, बिंद, राजभर, जितनी भी जातियां, जाट ने, गुर्जर ने, सब ने अपनी क्षमता से बढ़कर किसान, जाति, मजदूरों ने मुझे वोट किया। दलित मुसलमान तो मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद शुरू से बना रहा, मेरे हर संघर्ष में वो साथ थे, लेकिन पिछड़े वर्ग की सब जातियों ने मुझे वोट किया, सामान्य वर्ग के लोगों ने जो वोट किया। महिलाओं का पोलिंग परसेंटेज बढ़ा रहा, क्योंकि जब भी कहीं देश में जुल्म हुआ किसी महिला पे, चंद्रशेखर आजाद ने उसको बहन मान के उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। तो महिलाओं ने मुझे बेटा मान के, भाई मान के आशीर्वाद दिया, भूखे प्यासे रह के। रमजान के समय, रमजान के बाद का दौर था, जो लोग घर आए मुझे वोट डाल के गए, तो मैं उस मिट्टी का कर्जदार हूं। उन्होंने गरीब के बेटे को इज्जत दी है। उस मिट्टी के कर्जदार हैं, जाहिर तौर पर उस कर्ज को आप उतारना भी चाहेंगे। एक आखिरी सवाल ये है, चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से कमाल कर दिया, अपने गठन के बाद से सबसे अधिक सीटें ली हैं सपा ने। अखिलेश यादव को कैसा नेता आप मानते हैं? देखिए, अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, मगर ये कमाल सिर्फ अकेले उन्होंने नहीं किया है। एक अलायंस था और उस अलायंस के साथ जो है, भले उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया, लेकिन मैंने अपने लोगों को, क्योंकि मैं आपको तथ्य के तौर पे बताता हूँ, 2 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश में। एक पे मैं, और आखिरी 5 दिन में हमने तय किया हम डुमरियागंज लड़ेंगे। तो डुमरियागंज पे हमें 80,000 से ज़्यादा वोट मिले। आप चेक करा लीजिएगा, आपके पास अभी डाटा होगा, आप महसूस कीजिए। अगर मैं सभी सीटों पर प्रत्याशी लड़ा देता तो इनको तारे दिख जाते दिन में। इनमें समाज के प्रति मदद की ना, मतलब ये कह रहे हैं आप, मतलब आपने उनकी मदद की, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ध्यान रखें। इसलिए मैं चुप बैठा था। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, 1 लाख से जितनी सीटें कम जीती, 1 लाख के अंतर है जितनी सीटें भाजपा जीती है, अगर मैं इस समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति ईमानदारी और देश के प्रति ईमानदारी ना दिखाता, संविधान के प्रति, तो ये सारी सीटें भाजपा जीतती। इसलिए ये सब में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता को, इन तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए और उनको नीला सलाम करना चाहिए कि उन्होंने जो है इनकी मदद की। दूसरी बात, अब सीवर में, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो या कहीं भी किसी प्रदेश में हो, अब सीवर में हमारा आदमी नहीं मरेगा, ठेकेदार संविदा पे हमारा खून नहीं चूसा जाएगा। अब समय बदलेगा, अब महिलाओं को भट्टों पे उसके काम करने के साथ साथ बहुत दिन। चलिए, बहुत अच्छी बात है चंद्रशेखर जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी पर अगर आप कायम रहते हैं, आगे भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं, क्योंकि ये बातें कहने वाले बड़े नेता है, बहुत नेता है दलितों के, और लेकिन किसी ने उस तरीके से किया नहीं कल्याण, तभी तो आज भी आजादी के दशकों बाद भी लगभग उसी तरह की स्थिति है। लेकिन आप कह रहे हैं जो, वो आप करके दिखाइएगा, मेरी भी शुभकामनाएं आपको। चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हलचल तेज है। आज दिन भर बैठकों का दौर चलता रहेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी और मंत्रिमंडल के नाम फाइनल करने के लिए चिंतन मंथन हो रहा है। तो आज कांग्रेस में भी 2 अहम बैठकें हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है, तो शाम 5:30 बजे संसदीय दल का मंथन है। आज यह साफ हो सकता है कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल का नेता कौन होगा। तो एक्शन यूपी में भी है।
यहां यूपी में बीजेपी के नंबर क्यों कम हुए, इसे लेकर सीएम योगी ने समीक्षा के लिए कैबिनेट के साथ एक अहम बैठक की है। यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन क्यों खराब रहा, इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया। एटा से 2 बार लगातार सांसद रहे राजवीर सिंह, इस बार एटा से हार गए। एबीपी न्यूज से बातचीत में राजवीर सिंह ने कहा कि उन्हें भीतरघात ने हराया और सिर्फ उन्हें ही नहीं, यूपी में जितने भी सांसद हारे उसके पीछे भीतरघात कारण है। उन्होंने कहा इसका अंदेशा मुझे पहले से था। इस बाबत 1 साल पहले ही पार्टी आलाकमान को आगाह कर दिया गया था। हमारे साथ में राजवीर सिंह और राजू भैया मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के बेटे हैं और सांसद रहे हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो परिणाम आए हैं और आपकी हार हुई है, आपकी हार हैरानी और चर्चा दोनों का विषय है, क्या सबसे बड़ी वजह लगती है आपको? देखिए, चुनाव में हारा नहीं हूँ, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी सांसद हैं जिनको हार का मुंह देखना पड़ा है, वो अपने आप में हारे नहीं हैं। जनता ने उनको जिताने का काम किया है। जितना भी नुकसान हुआ है वो भीतरघात के कारण हुआ है, जो मेरे साथ भी है और अन्य लोगों के साथ भी है। ये बताइए कि आपका हमने देखा कि लोगों से मिलना, क्षेत्र में जाना, ये सब आपका कार्यक्रम चलता रहता था, तो क्या मकसद रहा इन भीतरघात करने वालों का? अब इसकी समीक्षा होगी और ऊपर के लोग इसकी समीक्षा करेंगे क्या कारण रहे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने पार्टी के साथ भीतरघात की है उनकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए और फिर पार्टी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बताइए कि आपने ये बात अवगत करा दी है नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को या केंद्रीय नेतृत्व को, ये जो असली वजह है जो आप कह रहे हैं कि आपने बताया? देखिए, समीक्षा होगी तो बुलाया जाएगा और जो भी तथ्य हैं उनके सामने रखे जाएंगे। एक बात और आप ये बताइए कि ये जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पहले से आपको भनक थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, या आपके लिए भी हैरान करने वाला था ये जो भीतरघात की कहानी? नहीं, मुझे मालूम था, मुझे 1 साल से पहले मालूम था और इसकी मैं सूचना अपने नेतृत्व को दे चुका था। उस पर क्या कार्रवाई हुई मैं नहीं कह सकता। 1 साल पहले से बात पता थी और आप नेतृत्व को बता चुके थे, ये तो फिर इस पर तो एक्शन होना चाहिए था और कोई एक्शन भी नहीं हुआ। अब पार्टी समीक्षा करेगी, अब ये निर्णय उनको लेना है, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व। और मेरे साथ ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में सब सीटों पर हुआ है। जो लोग जीते भी हैं वहां भी भीतरघातियों ने काम करने प्रयास किया है नुकसान करने का, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाए। पार्टी भी समीक्षा कर रही है कि अपेक्षित नतीजे क्यों नहीं मिले, अब इस मंथन में क्या निकलेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार एक टीस रहेगी और वो रहेगी यूपी से बीजेपी को कम सीटें मिलना। इसके पीछे वजह क्या रही, इसे लेकर कानपुर से नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर से इस बार फिर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी से रमेश अवस्थी जो है वो कानपुर से इस बार सांसद बनकर के आए हैं। 20,968 वोटों से इन्होंने कांग्रेस के आलोक मिश्रा को शिकस्त दी है। रमेश अवस्थी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। रमेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप पहली बार सांसद बन करके जा रहे हैं और संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पहली बार तो सांसद बन गए, लेकिन क्या एक टीज भी रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा पूरे उत्तर प्रदेश में, 62 से 33 पर आ गए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या और बेहतर हो सकता था? और आपसे 250 किलोमीटर दूर कानपुर से अयोध्या की सीट जो है वो बीजेपी हार गई। देखिए, निश्चित रूप से कमियां रही हैं कुछ, और उस पर पार्टी चिंतन कर रही है। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व पे एक चिंतन बैठक कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें नहीं। लेकिन मैं प्रमुख रूप से ये बताना चाहता हूँ कि लोग, जो हमारा विपक्ष है, भ्रमित करने की राजनीति की, झूठ बोलने की राजनीति की, झूठ बोलकर और भ्रमित करके आपने जो जनता को गुमराह किया है, और वो जनता समझ गई, अभी समझ गई। कांग्रेस का अगर 3 बार का प्रदर्शन देखा जाए तो मुझे लगता है कि 195 सीट आपने 3 बार में, आज आप 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। आज कांग्रेस का प्रदर्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में सबसे बड़ा
खराब प्रदर्शन था। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी तब भी उनका इतना प्रदर्शन नहीं खराब। आज एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मतलब तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अगर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें एनडीए के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तमाम जन कल्याण योजनाओं को जनता ने स्वीकार किया। मोदी 3.0 एक इतिहास दर्ज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या अलग, क्या अलहदा इस बार होने वाला है? आप और आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। इसे विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाया जाएगा। विकास के जो भी काम लंबित हैं उन पे काम किया जाएगा, चाहे वो हमारा क्षेत्र कानपुर हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो, या तमाम जो भी हमारे नवनिर्वाचित सांसद चुन के आए हैं या पुराने हमारे सांसद जो रिपीट हुए हैं, सबका एक लक्ष्य है कि 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री के विजन पे काम करना।